कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप और हत्या के मामले के बाद हॉस्पिटल में नए नए खुलासे होना शुरू हुए हैं। ये हत्या का खेल मेडिकल कॉलेज का कोई पहला केस नहीं है, ऐसे केस हॉस्पिटल में पहले भी होते रहे हैं। कई लोगों ने यहाँ आत्महत्या की, पर उनका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। सभी हत्याओं को सभी आत्महत्याओं को सुसाइड का रूप दिला करके पुलिस की जांच में भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ, उन्हें बंद करा दिया गया। क्या सच में ये आत्महत्याएं थीं या सभी की हत्याएं की गई? एक ट्रेनी डॉक्टर की मृत्यु के बाद इन चीजों से पर्दा उठना स्टार्ट हुआ है। ऐसे कई केस आरजी कर हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में हुए, लेकिन सभी पर पर्दा डाल करके उन्हें बंद करवा दिया गया। उनमें से एक पहला केस 2001 का सौमित्र विश्वास का केस है, जिन्होंने 25 अगस्त 2001 को अपने हॉस्टल के रूम में आत्महत्या की। जब पुलिस का इस बात को पता चला तो हॉस्पिटल के अधिकारियों ने बहुत ही जल्दी उसे आत्महत्या करार दिया और केस को बंद कराने की कोशिश की। जब और उनके सहपाठियों ने और परिजनों ने आवाज उठाई तो ये कोर्ट भी जाता है केस। कोर्ट जाने के बाद सीआईडी जांच कराई जाती है, उसमें उसके दो साथियों को भी गिरफ्तार किया जाता है। उनके साथियों द्वारा बताया जाता है कि हॉस्टल में सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा था, जिसका पता सौमित्र विश्वास को चल जाता है। वो उस रैकेट का पर्दाफाश करना चाहते थे, उसकी वजह से उनकी हत्या की गई। आज तक उनकी मौत पर रहस्य बना हुआ है। 5 फरवरी 2023 को हॉस्पिटल के हाउस स्टाफ अरिजीत सिंह दत्ता ने अपनी दोनों हाथों की नस काट करके हॉस्पिटल की छत से कूद करके आत्महत्या कर ली। उनकी मृत्यु का भी आज तक सस्पेंस बना हुआ है। वीरभूम के सिवरी के रहने वाले अरिजीत ने जो आत्महत्या की, उसके पास से एक चाकू भी बरामद हुआ। उसके साथ वाले बताते हैं कि वो वही सीधा और कम बात करने वाला आदमी था। उसकी मृत्यु का आज दिन तक कोई किसी तरह का पर्दाफाश नहीं हो सका है। अरिजीत सिंह की मृत्यु के 11 दिन बाद ही हरियाणा के एक चौथी वर्ष के स्टूडेंट प्रवीण गुप्ता ने भी अपने दोनों हाथों की नसें काट ली। किस्मत से वो बच गए, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन ने कहा कि ये प्रेम का मामला हो सकता है, वो मानसिक रूप से तनाव में थे। इस केस में पुलिस ने जांच में बताया कि प्रवीण ने अपने सुसाइड करने की कोशिश के दौरान अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए एक लेटर अपने पास सुसाइड नोट के रूप में लिख के रखा हुआ था और वो अवसाद से ग्रसित थे। पर प्रवीण के जो दोस्त थे, उन्होंने बताया कि वो अवसाद से ग्रसित बिल्कुल नहीं थे। उनके पिताजी ने भी बताया कि उनका बेटा थोड़ा तनाव में था, पर अवसाद से ग्रसित नहीं था। उनके उनके आज तक उनके सुसाइड करने की कोशिश पर भी एक पर्दा पड़ा हुआ है। उसके बाद उन्होंने कभी ये बताने की कोशिश नहीं की कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। 24 अक्टूबर 2016 को यही अगली डेड बॉडी गौतम पाल, जो मेडिसिन विभाग के एक प्रोफेसर थे कॉलेज के, उनके अपने एक निजी, जहां वो किराए पर रहते थे, उस रूम से उनकी बॉडी मिलती है। उनकी बॉडी वहां तब मिलती है जब उनकी बॉडी से बदबू आने लगती है। पड़ोसी पुलिस को ये खबर देते हैं कि हमारे पड़ोस में एक प्रोफेसर साहब रहते थे, उनके कमरे से बहुत बदबू आ रही है, उनका फ्लैट काफी दिन से खुला नहीं है। जब पुलिस जाकर के देखती है, जब दरवाजा तोड़वाया जाता है तो अंदर प्रोफेसर गौतम पाल की बॉडी मिलती है और उनके पास कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिलता है। पर पुलिस देखती है कि उनके चेहरे पर और उनकी गर्दन के पास कुछ चोट के निशान तो होते हैं, पर उनका दरवाजा अंदर से बंद था। तो इसलिए उस प्रोफेसर साहब की जो प्रोफेसर साहब थे, उनकी मृत्यु कैसे हुई, क्या प्रोफेसर गौतम पाल को जहर दिया गया था, इस चीज की जानकारी के लिए पुलिस ने उनके जो पेट से खाना मिला, जो सड़ा हुआ भोजन मिला, उसे भी संग्रहित किया, पर उस चीज से कुछ भी पता नहीं चल पाया। पुलिस ने कोशिश की पर कुछ भी सुराग नहीं मिल पाया। उसकी छात्रा पौलमी साहा ने 1 मई 2020 को कोविड के टाइम पर
हॉस्पिटल की 6वीं मंजिल से कूद करके आत्महत्या कर ली। उनके सहपाठी और उनके सहयोगी ने बताया कि वो कई दिनों से कोविड क्लिनिक में काम कर रही थी और काफ़ी डिप्रेशन में थी। शायद उन्होंने इसी वजह से छत से कूद करके अपनी जान दी है, पर उनके पास से कोई सुसाइड नोट प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए उनकी मृत्यु का राज भी अब तक नहीं खुल पाया। हालांकि पौलमी शाह की मृत्यु को लेकर कई सवाल खड़े हुए, पर उन सवालों का अब तक कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए उस केस को भी बंद कर दिया गया। लेकिन 9 अगस्त 2024 को जो हुआ, उसके बाद इन घटनाओं की चर्चा हुई। हालांकि 9 अगस्त को जो एक ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ हुआ, आंखों से बहता हुआ खून, सारी गर्दन पे चोट के निशान, दाहिने हाथ की रिंग फिंगर टूटी हुई, गालों पे निशान, पूरा शरीर उनका नुचा हुआ, एक ऐसी हैवानियत उनके साथ की गई, ऐसी बर्बरता उनके साथ की गई, जिसे देखकर, जिसे सुनकर के हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। परेशान करती हैं ऐसी घटनाएं। 8 अगस्त की रात 11 बजे कलकत्ता की निर्भया का गुनहगार करीब 11 बजे हॉस्पिटल पहुंचता है और वो आधे घंटे हॉस्पिटल रुकने के बाद वहां से वापस चला आता है। फिर वो 1 बजे हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद वो वहाँ दारू पीता है। उसके बाद वो सेमिनार हॉल की तरफ जाता है जहां पर ट्रेनी डॉक्टर सोई हुई थी। फिर वहां ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत करने के बाद वो वहां से वापस 4 बजे सुबह निकलता है। जब पुलिस ने कैमरों में देखा, जब कैमरों की खोज की, तो उसे देखा कि संजय रॉय लगभग 40 मिनट सेमिनार हॉल में, जहां पर उस डॉक्टर की हत्या की गई, वहां रुकता है। और वहां से निकलने के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि वहां से निकलने के बाद वो सीधा कलकत्ता पुलिस के बैरक में जाकर के सो जाता है। बताया जाता है कि संजय रॉय पुलिस का एक वॉलंटियर था, जो पुलिस से उसकी अच्छी पहचान थी। वो अक्सर पुलिस के बैरक में आता जाता रहता था। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, वो सारी बर्बरता बयां करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि डॉक्टर को 14 जगह, शरीर में 14 जगह उनके चोट के निशान थे। उनके प्राइवेट पार्ट्स को काफी जख्मी कर दिया गया और उनकी टांगों को 90 डिग्री तक चीर दिया गया। इतनी बर्बरता की गई। और सबसे बड़ी बात तो ये थी, महिला यानी डॉक्टर के वजाइना से 151 ml सीमन मिला। ये रेप नहीं, ये गैंग रेप था। सीबीआई उसकी जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि उनके शरीर में कोई और फ्रैक्चर नहीं था। उनके फेफड़ों के पास से ब्लड का थक्का जमा हुआ मिला है, जिसकी जांच फॉरेंसिक लैब में कराने के लिए भेजा गया है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पता चला है कि उनकी जो हत्या हुई है, वो दोनों हाथों से गला घोंटने से हुई है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला अपने संज्ञान में लिया है। तब 20 अगस्त को इसकी सुनवाई होनी है।